हमने ख़त्म किया था प्रोटीन के ऊपर. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द लिपिड्स एंड आवर डीएनए एंड आरएनए. आफ्टर दैट कल हम कवर करेंगे हमारा विटामिन वाला टॉपिक. सो लिपिड्स क्या है हमारे पास? लिपिड वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो मेड अप हुए होते हैं फैटी एसिड से. ठीक है, यानी एक फैटी एसिड, दूसरा, तीसरा, 3 फैटी एसिड या ज़्यादा फैटी एसिड मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसे हम लिपिड कहते हैं. लिपिड में ऑयल्स आ जाते हैं और फैट्स आ जाते हैं. ऑयल और फैट्स एस्टर्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड के ग्लिसरॉल के साथ. लॉन्ग चेन और ये glycerol the glycerol के साथ glycerol हम देते हैं. these esters are made up of three. इधर ester में किसी तीन fatty acids और triglycerides. and triglycerides this is the one triglyceride and third. these are carbon substrate fatty acids को triglyceride का नाम दे दिया जाता है. जो जनरल फॉर्म में ट्राइग्लिसराइड को मैं आपको बता दी CH2OC ये है. ये हमारे कार्बोक्सिलिक का पोर्शन है. ये लॉन्ग चेन है जो अटैच है चेन के साथ. ठीक है, ये सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये थर्ड है. तो ये जो तीन फैटी एसिड आपस में जुड़े हुए हैं बाय कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसको हम क्या करें, इसे हम कह रहे हैं कि ये हैं लिपिड्स. ऑयल एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. ऑयल जो है वो एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में. रूम टेम्परेचर के ऊपर तेल हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है. दे आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. वो तीन उनके साथ ग्लिसराइड लगे होते हैं लेकिन unsaturated fatty acid के. Unsaturated fatty acid मतलब फैटी एसिड्स ऑयल बनाते हैं. जो फैट्स होता है, जो घी होता है, वो एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म. जो फैट्स हैं ये मेड अप हुए होते हैं ट्राइग्लिसराइड. ये भी ट्राइग्लिसराइड. जी बेटे, अब क्लियर आवाज आ रही है? ठीक है. लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है क्योंकि ट्राइग्लिसराइड कौन सा फैटी एसिड में फैट्स हमारा जो घी वो सॉलिड फॉर्म होता है. क्यों सॉलिड फॉर्म होता है? क्योंकि वो ट्राइग्लिसराइड को सेपरेट सॉलिड वाली चीजें सॉलिड होगी. अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो लिक्विड होगी और उसको हम ऑयल कंसीडर कर लेते हैं. फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड ये एसिड बनाते हैं एस्टर्स, ऑयल और फैट्स विद द ग्लाइसरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ द मिनरल एसिड. मिनरल एसिड की फॉर्म में ये ऑयल्स और फैट्स बनाता है. एग्जाम्पल्स हमारे पास पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड की है. पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड दोनों के दोनों लिपिड्स हैं. C15A31 सी डबल बॉन्ड OH. और दूसरी तरफ स्टेरिक एसिड 17 कार्बन पे मुश्तमिल होता है जिसके पास 35 हाइड्रोजन और एक कार्बोक्सिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड OH मौजूद होता है. अब हमने देखना है कि सोर्सेज और यूजेस क्या हैं लिपिड के. तो फैट्स और ऑयल जो है वो हाई एनर्जी फूड है. दे आर सोर्स ऑफ विटामिन A, D एंड E. इसमें कौन-कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए मिलता है, विटामिन डी मिलता है, विटामिन ई मिलता है. ये इस्तेमाल होते हैं टू बिल्ड द ब्रेन सेल, नर्व सेल, ये चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. ये इनसॉल्युबल होते हैं यानी कि लिपिड की पोलर नहीं है. अगर पोलर होते हैं तो पानी में सॉल्युबल होते हैं. तो ये पोलर मामले में सॉल्युबल है. इसलिए ये सॉल्युबल है.
दैट कैन डिजोल्व एनी नॉन पोलर सब्सटेंस इन इट। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, एसीटोन। द फैट स्टोर्ड इन द बॉडी इंसुलेटेड, जो फैट हमारे बॉडी में स्टोर होता है वो सारा सैचुरेटेड से मिलकर बना होता है, वो हार्ड होता है, वो लिक्विड फॉर्म के नहीं होता। वो एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी बिहेव करता है, और वो इंसुलेट कर देता है हमारी पूरी बॉडी को, और जो हीट है वो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर निकलने नहीं देता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर सिंथेसाइज्ड नेचुरली बाय द एनिमल्स मैरीन ऑर्गेनिज्म। फैट्स, तेल जो है वो बनते हैं नेचुरली एनिमल, प्लांट्स और मैरीन ऑर्गेनिज्म। एनिमल फैट जो है वो बनते हैं मिल्क, एनिमल जो स्क्रीट मिल्क प्रोड्यूस करता है, उससे हम बटर और घी बना सकते हैं। जो बटर और घी है वो इस्तेमाल होता है कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए फूड की, और बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए, स्वीट्स बनाने के लिए। एनिमल फैट्स आर यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री। जो एनिमल फैट है, जो जानवरों का फैट होता है, वो इस्तेमाल होता है हमारे सोप बनाने की इंडस्ट्री के अंदर। प्लांट सिंथेसाइज ऑयल्स एंड, जो हमारे पौधे हैं वो भी तेल बनाते हैं। हम उनको स्टोर, वो जो तेल होता है, वो जो ऑयल होता है, वो स्टोर होता है सीड्स के अंदर, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया। या फिर और जितने भी बाकी हैं, जैसे हेयर ट्रीटमेंट, ये तमाम जो हो गया या वेल हो गया, ये भी ऑयल का एक सोर्स है। और ये जो ऑयल है ये इस्तेमाल होते हैं मेडिसिन में, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल, जो मछली है कॉड, उसके लिवर को ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। उसके कैप्सूल आते हैं और इट्स हाईली इनर्जेटिक कैप्सूल्स, तो उनका इनटेक किया जाता है फॉर हेल्थ पर्पस और फॉर द मेडिसिन पर्पस। From all this, we can answer these questions now, that what is the difference between a ghee and the oil? घी और ऑयल के बीच में क्या डिफरेंस है? घी है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ऑयल लिक्विड होता है। घी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलके बना होता है, और अनसैचुरेटेड से मिलके बना होता है। जहाँ कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, जहाँ से हमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फायदेमंद ऑयल मिलेगा, हम वहीं से उसको एक्सट्रैक्ट करवाएंगे या वहीं से हम उसको लेंगे। अब कॉर्ड की अगर कंसंट्रेशन हमारे पास ओवरऑल बाकी सारे जानवरों में ज्यादा है, तो हम किस चीज पे फोकस करेंगे कि ठीक है, उस चीज पे फोकस करते हैं जिससे हमें ज्यादा फायदा हो सके, जहां से हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल रिसीव हो सके। इसलिए हमारा जो टारगेट होता है वो कॉर्ड लिवर ऑयल बनता है। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ ऑयल्स जस्टिफाई। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्लांट्स सोर्सेज हैं ऑयल के, इसको जस्टिफाई हो सकते हैं, यूज में लिखना है। एज अ वेजिटेबल ऑयल घी मिल सकता है कुकिंग पर्पस के लिए, अदर पर्पस हेल्थ पर्पस के लिए, हेयर ट्रीटमेंट के लिए, इन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज न्यूक्लिक एसिड, अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे लिपिड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर लें।
Lipids are a group of hydrophobic biomolecules that play important roles in living organisms. While the primary function of lipids is long-term energy storage, lipids are also used for protection, insulation, and lubrication. They also act as precursors for some hormones and are a key component of cell membranes. There are 4 basic groups of lipids. These are triglycerides, phospholipids, steroids, and waxes. Although these groups differ in many respects, they all have one characteristic in common. They are all insoluble in water. You may have noticed that lipids and water do not mix. For example, notice the yellow-colored oil in the beaker of water shown here? Even if we stirred this for several minutes or even several hours, the oil would still separate out from the water. This is because lipids are hydrophobic. From Latin, the prefix hydro means water, and phobic means fear of. So when you hear that lipids are hydrophobic, this basically means that water and lipids do not mix. Let's take a closer look at the category of lipids known as triglycerides. Triglycerides include the fats and oils. Fats, such as lard and butter, are solid at room temperature and are used by animals for insulation, protection, and long-term energy storage. Oils, such as corn oil and olive oil, lipids are a group of hydrophobic biomolecules बेटे अब आवाज आ रही है आपको? that play important roles in living organisms. While the primary function of lipids is long-term energy storage, lipids are also used for protection, insulation, and lubrication. They also act as precursors for some hormones and are a key component of cell membranes. There are 4 basic groups of lipids. These are triglycerides, phospholipids, Lipids are a group of hydrophobic biomolecules that play important roles in living organisms. While the primary function of lipids is long-term energy storage, lipids are also used for protection, insulation, and lubrication. They also act as precursors for some hormones and are a key component of cell membranes. There are 4 basic groups of lipids. These are triglycerides, phospholipids, steroids, and waxes. Although these groups differ in many respects, they all have one characteristic in common. They are all insoluble in water. You may have noticed that lipids and water do not mix. For example, notice the yellow-colored oil in the beaker of water shown here? Even if we stirred this for several minutes or even several hours, the oil would still separate out from the water. This is because lipids are hydrophobic. From Latin, the prefix hydro means water, and phobic means fear of. So when you hear that lipids are hydrophobic, this basically means that water and lipids do not mix. Let's take a closer look at the category of lipids known as triglycerides. Triglycerides include the fats and oils. Fats, such as lard and butter, are solid at room temperature and are used by animals for insulation, protection, and long-term energy storage. Oils, such as corn oil and olive oil, are liquid at room temperature and are used by plants for long-term energy storage. At the molecular level, triglycerides contain 2 types of subunit molecules, glycerol and fatty acids. Let's take a quick look at fatty acids. A fatty acid has 3 main parts: a chain of carbon and hydrogen atoms called the hydrocarbon chain, a methyl group at one end, and an acid group at the other end. Fatty acids can either be saturated or unsaturated. A fatty acid that has only single carbon-to-carbon bonds is known as a saturated fatty acid.
This is because the carbon chain is saturated with all the hydrogen atoms it can hold. Unsaturated fatty acids have one to several double bonds. Double bonds result in kinks in the fatty acid chain, which affects the melting point of the fat. Animal fats have saturated fatty acids and are solid at room temperature, while vegetable oils have one or more double bonds and are liquid at room temperature. A trans fat is an example of an unsaturated fatty acid where the hydrogen atoms are on opposite sides of the double bond. Trans fats are usually formed during the production of processed foods and are also common in partially hydrogenated oils. In order to increase shelf life and melting point of the fat, excess hydrogen atoms are introduced to an unsaturated oil. This causes the formation of trans fat bonds in the fatty acid chain. Unfortunately, the consumption of trans fats has been associated with cardiovascular disease, and its use has fallen from favor. Now that you understand a little bit about fatty acids, let's zoom back out and look at how the triglyceride subunits fit together. Remember, a fatty acid is only a small part of a triglyceride. To become a triglyceride, 3 separate fatty acids have to bond with a glycerol molecule through the process of dehydration synthesis. Let's move on to the next category of lipids, which is phospholipids. Phospholipids are similar to triglycerides in that they contain glycerol and 2 fatty acids. What's different is that a phosphate group rather than a third fatty acid is attached to the third carbon of glycerol. Phospholipids are extremely important, mainly because of their unique properties in regard to water. The phosphate head of the molecule is hydrophilic, or water-loving. This means that it mixes well with water. The fatty acid tails, however, are hydrophobic, or water-hating, and do not mix well with water. Because of these unique properties, phospholipids tend to arrange themselves so that only the hydrophilic heads interact with the watery environment, and the hydrophobic tails crowd inward away from the water. This structure is the major component of plasma membranes of the cell. Steroids are the next category of lipids. Steroids are composed of 4 fused rings of carbon to which different functional groups are attached. One well-known steroid molecule is cholesterol. Cholesterol serves as a precursor for the synthesis of other steroids such as testosterone, estrogen, vitamin D, and cortisone. Cholesterol is present in plasma membranes where it stabilizes the membrane. The hormones testosterone and estrogen have small differences in their functional groups, but large differences in their effects on an organism. Waxes are the final group of lipids. Waxes are nonpolar and repel water. They're found in the protective coating on leaves and on outer surfaces of animals. Wax is produced in the ears of some animals to protect the eardrum. In addition, bees construct honeycombs from wax. Now that we've covered all 4 categories of lipids, let's do a quick recap. The 4 categories of lipids are triglycerides, phospholipids, steroids, and waxes. All lipids are insoluble in water. While the primary function of lipids is long-term energy storage, lipids are also used for a multitude of other purposes, such as protection and insulation, and as a key component of hormones and cell membranes. चले ये लिपिड्स है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. न्यूक्लिक एसिड असेंशियल कंपोनेंट है हमारे लिविंग थिंग्स का. जितने भी लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग सेल्स मौजूद हैं, उन सब में जो असेंशियल कंपोनेंट है वो है हमारा न्यूक्लिक एसिड. दे आर जनरली लॉन्ग चेन मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लिक एसिड यूजुअली बहुत लॉन्ग चेन्स होती हैं और वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती हैं. हर न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट हुआ होता है 3 कंपोनेंट्स के ऊपर: अ नाइट्रोजनस बेस, अ पेंटोस शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप. इसके ऊपर क्या क्या होता है? एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोस 5 कार्बन वाली शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप जिसमें हमारे पास
फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस और ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट्स है हमारे पास, नाइट्रोजनस बेस, अ पेंटोज शुगर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। लेट्स सी, एक सेकेंड, दो तरह के हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। नंबर 1 इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज नोन एज अ डीएनए एंड अ राइबोन्यूक्लिक एसिड नोन एज एन आरएनए। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। इसका स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड है बाय जे वॉटसन एंड एफ क्रिक इन 1953। अच्छा, अब ये एक तो इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, डीएनए में डीऑक्सी ऑक्सीजन के डीऑक्सी, डी मतलब रिमूव हुआ हुआ ऑक्सीजन वाला राइबोस शुगर मौजूद होती है। लॉन्ग चेन, लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 2 चेन्स के ऊपर कंसिस्ट हुए होते हैं, जो अंदर आपस में टाई हुए होती हैं। ईच चेन इज मेड अप ऑफ द शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड अ बेस। हर चेन के ऊपर एक शुगर होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक बेस मौजूद होती है। तो शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप बना देता है बैकबोन ऑफ द चेन। यानी जो मेजर इस तरह से करके बैकबोन बन रही है, वो किससे मिलके बनी हुई है? शुगर प्लस फॉस्फेट का ग्रुप लिंक थ्रू द बेसिस। और एक चेन हमारे पास ये है। अब ये चेन ने इसके साथ जब बॉन्ड बनाना है तो वो बॉन्ड बनाएगी किसकी मदद से? बेस की मदद से। बेसेस आपस में जुड़ती हैं, बॉन्डिंग बनती है। बेसेस आपस में जुड़ती हैं, बॉन्डिंग बनती है। और ये जो बैकबोन है हमारा, जो कि शुगर और फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, ये आपस में ज्वाइन हो जाता है। चेन्स आर रैप्ड अराउंड ईच अदर इन डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स की फॉर्म में चेन्स जो है वो रैप हुई हुई है एक दूसरे के इर्द गिर्द। जैसे कि हमारे पास ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, जो बेसिस हैं ये ग्रीन, येलो, पिंक और ब्लू, ये 4 बेसिस होती हैं, 4 रंग से आपको दिखाई हुई हैं। और ये हमारे पास रेड और ऑरेंज बैकबोन है। ठीक है, जिसके साथ बेसिस अटैच है और बेसिस ने रिंग दोनों अटैच किए हुए हैं। डीएनए इज अ परमानेंट स्टोरेज प्लेस फॉर द नाइट्रोजनस बेस होना। हाँ जी, बिल्कुल, नाइट्रोजनस बेस होना बहुत जरूरी है। हर बेस के अंदर एक नाइट्रोजन का एलिमेंट, एक नाइट्रोजन का एटम जरूर मौजूद होगा। अगर बेस में नाइट्रोजनस बेस ही नहीं होगी तो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। यही तो डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो बेस है वो हमेशा नाइट्रोजनस बेस होगी। नाइट्रोजनस बेस 5 तरीके की होती हैं। 4 डीएनए के अंदर यूज होती हैं और एक डिफरेंट होती है, वो आरएनए के अंदर यूज होती है। लेकिन जितनी भी बेसिस होती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन होना लाजिम है। नाइट्रोजन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन द डीएनए बेस, जो कि बैकबोन बनाएगा। ठीक है बेटे। हम्म। डीएनए परमानेंट स्टोरेज प्लेस है फॉर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। देखिए, अब जो हमारा न्यूक्लियस है, हमारा सेल का जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल एक लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स्ड होती है। जो पेरेंट्स से हमारे पास सेल्स आए होते हैं, जिनसे एक ज़ायगोट बना होता है और उसके बाद फिर एक बेबी की बर्थ होती है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे हर एक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेशक फादर से आ रहा है, मदर से आ रहा है, जहां से भी आया है, वो चीज हमारे पूरे के पूरे उस एक सेल के अंदर फिक्स्ड रहती है फॉर द लाइफ टाइम। इट कैरीज एंड स्टोर ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। ये लेके जाता है, ये स्टोर करता है तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेल की। इट पासिस दीज इंफॉर्मेशन एज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये पास करता है ये तमाम इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, कि किस तरह से इसको सिंथेसाइज करना है, किस तरह से पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगी बॉडी के अंदर, किस तरह से अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होंगे। इन सारी चीजों को डिसाइड करने वाला कौन होता है? हमारा डीएनए होता है। ये तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो जेनेटिक कोड होती हैं लाइफ की। इसको हम कहते हैं कि दीज इंस्ट्रक्शन, ये जो जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, सिर्फ अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए नहीं, हमारी बॉडी के हर एक सेल की फॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही होती है, उसको हम जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ का नाम देते हैं। दे डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज अ मैन और अ ट्री और अ डंकी, और वेदर अ सेल इज अ नर्व सेल और अ मसल सेल। ये जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, यही डिसाइड करती है कि जो बनने वाली चीज है, क्या वो कोई इंसान बन रहा है, क्या वो कोई दरख्त बन रहा है, क्या वो कोई जानवर बन रहा है जैसे कि गधा है, या फिर कोई ऐसा सेल है जो नर्व सेल है, या फिर कोई ऐसा सेल है जो मसल सेल है।
इन सारी चीजों को डिसाइड करने वाला कौन होता है? हमारा जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, जो कि डीएनए के फॉर्म में हर इंसान के पास, हर जिंदा चीज के पास मौजूद होता है. The sequence of nitrogenous bases in the DNA determine the protein development in new cell. एक नए सेल के अंदर बनने वाली प्रोटीन की डेवलपमेंट कौन डील करेगा? नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि डीएनए के अंदर मौजूद होंगे. द फंक्शन ऑफ डबल हेलिक्स, जो ये डबल हेलिक्स ही क्यों होता है? सिंगल हेलिक्स भी तो हो सकता था. ये जो डबल हेलिक्स का रीजन है, ये है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए इज टू इंश्योर दैट नो डिसऑर्डर टेक प्लेस. ये जो परफेक्ट हमारे पास डबल हेलिक्स आता है, वो इसलिए होता है कि किसी भी किस्म का डिसऑर्डर या किसी भी किस्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन इधर से उधर ना हो, किसी भी किस्म की मिसिंग चीज मौजूद ना हो. इस चीज को सेव करने के लिए ये सिंगल नहीं डबल हेलिक्स बनाया गया है. डीएनए कैरी करता है हमारी जीन्स, जो कंट्रोल करती हैं सिंथेसिस ऑफ आरएनए. डीएनए के ऊपर ही वो जीन होती है जो आरएनए को कंट्रोल करती है. एरर इंट्रोड्यूस इनटू जीन सिंथेसाइज फॉल्टी आरएनए. अगर तो कोई भी एरर बाय मिस्टेक कहीं से भी एरर इंट्रोड्यूस हो जाए हमारे डीएनए के अंदर, तो बनने वाला आरएनए नॉर्मल आरएनए नहीं, फॉल्टी आरएनए कहलाता है. ये सिंथेसाइज करता है फॉल्टी प्रोटीन. हमारे पास फिर अगर फॉल्टी आरएनए, तो बनने वाली प्रोटीन भी गलत ही होगी, इसलिए उसको भी फॉल्टी प्रोटीन दे देते हैं. दैट डू नॉट फंक्शन द वे दे आर सपोज टू, जो इस तरह से फंक्शन नहीं करती जैसे उनको करना चाहिए. अगर किसी प्रोटीन का फंक्शन फर्ज कर लें ये है कि उसने मसल स्ट्रॉन्ग करना है, और फॉल्टी आरएनए बगैर फॉल्टी प्रोटीन बन गई है, तो अब मसल स्ट्रॉन्ग की जगह कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, कोई किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम हो जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए. दिस ऑर्डर कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर. और अगर इस तरह का फॉल्टी आरएनए बन जाए और वो आगे यूज हो जाए और वो कुछ प्रोड्यूस कर दे, तो फिर जेनेटिक डिजीज कॉज हो जाती है, और फिर वो जनरेशन मूव करती जाती है. एज के जीन रिसेसिव हो जाए या डोमिनेंट हो जाए, वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन अगर जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए तो फिर वो जीन्स के अंदर ता क़यामत रहती है. शो करेगी या नहीं करेगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. न्यूक्लिक एसिड से किसी का भी कोई सवाल? बेटे न्यूक्लिक एसिड से किसी का कोई क्वेश्चन? Nucleic acids are a class of biomolecules that are found in all living organisms and are responsible for the storage of genetic information. They are also responsible for protein synthesis. Nucleic acids are made up of monomers called nucleotides. Nucleotides are made up of three components: a 5-carbon sugar, such as ribose, a phosphate functional group, and a nitrogenous base. The 5-carbon sugar present in DNA is deoxyribose, and the 4 nitrogenous bases are adenine, guanine, cytosine, and thymine. Nucleotides are linked together by dehydration synthesis, or polymerization reactions, between the sugar of one nucleotide and the phosphate group of a second nucleotide. In the process, a sugar-phosphate backbone is formed, linking the nucleotides together. Notice how the nitrogenous bases project to one side of the backbone. DNA is composed of 2 strands arranged as a right-handed helix. The strands are also antiparallel, meaning that they are oriented in opposite directions. The 2 strands are held together by hydrogen bonds. Guanine forms hydrogen bonds with cytosine, and adenine bonds with thymine. This complementary base pairing links the strands together. It also plays an important role in the replication of the DNA molecule. RNA differs from DNA in that it contains the sugar ribose instead of deoxyribose and the nitrogenous base uracil instead of thymine. Also, RNA is usually single-stranded and does not typically form a helix. Because of this, it is less stable than DNA and is usually more temporary. While DNA stores the information that is needed to construct a protein,
RNA functions in regulating the expression of this information in the protein synthesis process. Not all nucleic acids are involved in information processing in the cell. ATP, or adenosine triphosphate, is a modified nucleotide that plays a central role in energy processing within cells. ATP is composed of the nitrogenous base adenine bound to the sugar ribose just like in RNA. However, 3 phosphate groups can be added to the molecule. The bonds between the phosphate groups are high-energy bonds. These molecules serve as temporary energy batteries for the cell. When energy is needed, the terminal phosphate group is removed, releasing energy and forming adenosine diphosphate, which may then be recharged by the energy pathways of the cell. ठीक है बेटे, ये न्यूक्लिक एसिड के लिए था। मुझे बताएं किसी भी किस्म का सवाल फ्रॉम द डीएनए, पढ़ लें एक दफा अपना। ठीक है, क्लियर हो गया। डीएनए का पार्ट क्लियर हो गया। चलें, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हो रहा है।